चले जी, आज की क्लास में हमारी क्लास 4 तक है। सही है। तो आज की क्लास में हमने इंशाल्लाह एक काम ये करना है कि हमने आइजा 570 गोइंग कंसर्न पढ़ना है। सही है। अच्छा, एक चीज बता दो इस लेक्चर के बारे में। गोइंग कंसर्न का मसला ये है कि जब पेपर में सवाल आता है तो पता नहीं चलता कि ये गोइंग कंसर्न का सवाल है। सबसे बड़ा मसला गोइंग कंसर्न का है। और सेकंड चीज, हर सवाल में ये लगता है कि ये गोइंग कंसर्न। ये दोनों मसले होते हैं हमारे साथ पेपर में। सही है। लास्ट टाइम में भी यही हुआ कि जी एक सवाल था, प्लांट टेम्परेरी शटडाउन हुआ, बच्चे गोइंग कंसर्न लिख कर आ गए, लेकिन मतलब बहुत डिटेल लिख कर आ गए। ऑल्दो ऊपर सवाल में दिया हुआ था कि जी प्रॉफिट कंपनी का 250 मिलियन है और प्लांट जो है वो टेम्परेरी सिर्फ 2 महीने के लिए शट डाउन हुआ है। सही है। तो मसला ये होता है कि गोइंग कंसर्न की इंप्लीकेशंस हर सवाल में आपको अपेरेंटली दिख रही होती है। सही है। तो ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है। जब इतना बड़ा टॉपिक है और 3-4 नंबर का सवाल आ जाए तो उसको किस तरीके से प्रिसाइज करके हमने लिखना होता है। स्टार्ट करता है हम आइजा 570 गोइंग कंसर्न से। अच्छा, आइजा 570 गोइंग कंसर्न क्यों आया है मेरे भाई? आइजा 570 गोइंग कंसर्न क्यों आया है? मतलब क्यों आइजा ने एक स्टैंडर्ड बनाया आइजा 570 गोइंग कंसर्न का? बिजनेस शटडाउन होने की वजह से। बिजनेस फ्यूचर चल सकता है नहीं चल सकता तो ऑडिटर ये चेक करेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो ऑडिटर ये चेक करेगा। आईएएस, अगर कोई मेरे पास आइजाज है तो बैक एंड पे कोई ना कोई आईएफआरएस होगा अगर वहां पे रिक्वायरमेंट बताई गई है। सही है। अच्छा, मैं जो पहली क्लास में हमने डायग्राम बनाई थी, मैं आपसे कहता था कि हम बार बार ये डायग्राम बनाएंगे। वो डायग्राम कौन सी थी? ऑडिट के एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट हमारा कौन सा था? थ्री पार्टी रिलेशनशिप। उसके अंदर एक अदद शेयर होल्डर था, मैनेजमेंट थी और दूसरा हमारे पास एक अदद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था। तीसरा एक अदद हमारे पास आईएफआरएस था। चौथा हमारे पास एक अदद सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस था और फिर हमारे पास रिपोर्ट स्लैश ओपिनियन था। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सही है। अच्छा, गौर से सुनना। कौन सा आईएफआरएस है भाई? IS-1। और ये IS-1 कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये या तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे या फिर अदर लिख रहा हूं सिर्फ, अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे। आईएएस आपसे कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएं या अदर देन। अच्छा, गोइंग कंसर्न बेसिस पता है ना क्या? गोइंग कंसर्न बेसिस, हाँ जी, एक ऐसी कंपनी जो कि अपने आप को यह असेस करे कि वो फोर्सिएबल फ्यूचर तक चल सकती है। फोर्सिएबल फ्यूचर तक चल सकती है। फॉर एग्जांपल पीएनजी हो गया, फॉर एग्जांपल जिलेट हो गया, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर हो गया, फॉर एग्जांपल एंग्रो हो गया, फॉर एग्जांपल जीएसके हो गया। ये अपने आप को क्या फोर्सी करते हैं कि हम फोर्सिएबल फ्यूचर तक चल सकते। तो मेरी बात समझेगा। पीआई है, हाँ, पता नहीं चल सकते हैं या फिर, ये मेरे अल्फाजों पे गौर करेगा, सारे एक एक अल्फाज समझाऊंगा। पता नहीं चल भी सकते हैं या फिर नहीं चल सकते। सही है। स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, स्टील मिल हमारे पास बंद पड़ी है, तो पता नहीं अब खुलेगी भी या फिर। इसका मतलब ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो गोइंग, कौन सी बेसिस होती है डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन IS-1 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो ही बेसिस पे बनेंगे, या तो गोइंग कंसर्न बेसिस या अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस। इसके लिए एक काम ये किया जाए कि गोइंग कंसर्न की, हाँ जी, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की जाए। असेसमेंट ये की जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बेसिस पे बनाना है या फिर इस बेसिस पे। तो आपको मैनेज, अच्छा ये गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कौन करेगा भाई? जल्दी छेती छेती, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कौन करेगा भाई? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है गोइंग कंसर्न को असेस करना। थ्री पार्टी रिलेशनशिप में पहला कौन आया है? उसके बाद तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? गोइंग कंसर्न, आप समझे, हम प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं साथ साथ। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है गोइंग कंसर्न को असेस। जब मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न को असेस करेगी तो कुछ इवेंट्स और कंडीशंस ऐसी होंगी
जो के गोइंग कंसर्न पे क्या क्रिएट कर रही होंगी, डाउट्स क्रिएट। कुछ इवेंट ऐसे हो जाएंगे, लेट्स से कोविड, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी, लेट्स से पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी, कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाएंगे, इंपोर्ट पे बैन लग जाएगा। क्या तक बात समझ आ रही है? तो इसकी वजह से कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट में आ जाएगी। अब कंपनी बीच में खड़ी हुई है, सीधे हाथ का रास्ता गोइंग कंसर्न बेसिस, उल्टे हाथ का रास्ता अदर। और अब इस चीज में वो क्या कर रही है, वो ये कंफ्यूज हो रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाया जाए। तो मैनेजमेंट क्या करती है, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है। गोइंग कंसर्न क्या है, गोइंग कंसर्न क्या है, फोर्सिएबल फ्यूचर, डबल एफ लिख रहा हूं, सही। गोइंग कंसर्न क्या है, फोर्सिएबल। जब गोइंग कंसर्न फोर्सिएबल फ्यूचर है तो इसका मतलब है ये असेसमेंट भी किसकी होगी, जल्दी से बता दें, ये असेसमेंट भी किसकी होगी, ये असेसमेंट भी फ्यूचर की होगी। और फ्यूचर में कब तक, फ्यूचर में कब तक, एटलीस्ट, जबरदस्त, एटलीस्ट 12 मंथ्स। एटलीस्ट का वर्ड लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 12 मंथ्स। अच्छा, 12 मंथ्स क्या है इसको भी डिस्कस कर लेंगे, गोइंग कंसर्न बेसिस क्या है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस क्या है इसको भी डिस्कस। अभी आईएएस की हम रिक्वायरमेंट को जॉट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, जहां हमने ये रिक्वायरमेंट्स लिखी, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर कोई इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो जाए, लेकिन आपकी नीयत है कि जी आप कंपनी चलाएंगे, अगर आपकी नीयत है कि आप कंपनी चलाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे बनेंगे, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न। पीआईए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनते हैं। हालांकि हालात खराब है, कोविड आया, प्लेन नहीं उड़ा था, मतलब पीआईए का क्या, एमिरेट्स का नहीं उड़ा था, कतर का नहीं उड़ा था, लेकिन उसके बावजूद पीआईए का फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बने, गोइंग कंसर्न बेसिस पे। बट स्टैंडर्ड कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएंगे तो उसका मतलब है कि कंपनी चले बता दिया, कंपनी सरवाइव कर जाएगी, कंपनी चलेगी, कंपनी अपने आप को ये असेस करती है कि वो फोर्सिएबल फ्यूचर तक चल जाएगी। तो ये जो शेयर होल्डर है जब ये फाइनेंशियल्स देखेगा तो ये कहेगा भाई कंपनी पीआईए में तो कोई मसला है नहीं, पीआईए तो चल जाएगी। लेकिन क्या पीआईए में कुछ मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात की वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। जब डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं तो डाउट को मैं एक अच्छा वर्ड दे देता हूं, मटीरियल अनसर्टेनिटी। इन डाउट्स को मैं अच्छा वर्ड दे देता हूं, क्या, मटीरियल अनसर्टेनिटी। मटीरियल अनसर्टेनिटी का मतलब कि जी डाउट्स तो हैं, एफएस किस बेसिस पे बना रहा हूं, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहा हूं, लेकिन एक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि कंपनी बंद भी बनाए गोइंग कंसर्न बेसिस पे बिकॉज मेरी नियत है, लेकिन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है कि जी कंपनी बंद हो सकती। पीआईए में ये जाता, पीआईए के एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस से बनते हैं, लेकिन पीआईए लंबा चौड़ा डिस्क्लोजर देती है। ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है, आईएएस कहता है इसको क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज्ड होना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर जब इस डिस्क्लोजर को देखें तो पता चल जाए उसको कि हाँ जी कंपनी में मुश्किलात हैं, कल को कंपनी बंद भी हो सकती है। एंग्रो में आपको नहीं दिखेगा, पीएनजी में आपको नहीं दिखेगा, जिलेट में आपको नहीं दिखेगा, कहां दिखेगा, पीआईए में दिखेगा। तो पीआईए का अगर घर जाके, ऑल्दो किताब में है रिपोर्ट, लेकिन पीआईए के घर जाके जब आप रिपोर्ट भी देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों, क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, कुछ वर्ड्स हम समझ लेते हैं। गोइंग कंसर्न बेसिस और एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस कब बनेंगे, जब मैं ये कहूं, जब मैं अच्छा, गोइंग कंसर्न बेसिस पे कब नहीं बनेंगे, जब मेरी इंटेंशन हो, किस चीज की इंटेंशन हो, लिक्विडेट करने की। जब मेरी इंटेंशन किस चीज की हो, लिक्विडेट करने की, पहली चीज। या मेरे ऑपरेशन ही सीज हो जाए, खत्म हो जाए, बंद हो जाए, सही। जिस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए मैं बना था वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अब एग्जिस्ट
नहीं करता। बट सबसे आसान चीज कि मेरी इंटेंशन ही जब लिक्विडेट करने की है तो एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनेंगे, अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस। अगर मेरी इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है तो एफएस किस बेसिस पे बनेंगे? गोइंग। और गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब मैं अपनी कंपनी को चलता हुआ देख रहा हूं और ये मेरी इंटेंशन है, ये मेरी नियत है और इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, प्लान्स बनाऊंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? नोट किसी ने नहीं करना, सबने यहाँ पे सुनना है। अच्छा जी, सुनिएगा मेरी बात गौर से। जब फाइनेंशियल्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनते हैं तो पीआईए का जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये उस वैल्यू पे कैरी होगा जिस वैल्यू पे उसकी जिस बेसिस पे उसकी। और रिकवरी कैसे होगी कि मैंने तो पीआईए चलाना है, जब चलाना है तो इसका मतलब है कि मैं इसकी वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करूंगा, मैं इसको यूज करके पैसे कमाऊंगा या इसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करूंगा। और अगर मैं कह रहा हूं मैं अपनी कंपनी चलाऊंगा 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 तो इस पीपी को एज अ नॉन करंट एसेट क्लासिफाई करूं। ये बुनियादी फर्क है, सुनिएगा। मैं इस पीआईए के प्लेन को नॉन करंट एसेट क्लासिफाई करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके? अगर पीआईए की इंटेंशन लिक्विडेट करने की हो गई, अगर पीआईए की इंटेंशन लिक्विडेट करने की हो गई तो इसका मतलब है अब जब मेरी इंटेंशन ही लिक्विडेट करने की है तो मैं इस जहाज को यूज नहीं करूंगा। जब मैं इस जहाज को यूज नहीं करूंगा तो अब ये कैरी वैल्यू इन यूज पे नहीं होगा, बल्कि किस पे होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो जो हम IAS 36 पढ़ते थे कि आपने रिकवेबल अमाउंट निकालनी है विच इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा IAS 36 का? जब आपने प्लेन उड़ाना है, आपकी इंटेंशन है उड़ाने की और आप कहेंगे जी मैंने प्लेन चलाना है, मैंने कंपनी चलानी है, लेकिन यहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा कब? जब मैं कहूंगा मैंने तो जब बेचना है तो फिर हायर ऑफ में वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड चीज, जब आपने बेचना है तो जब आप बेचेंगे इसको तो ये आपका नॉन करंट एसेट नहीं कहलाएगा, बल्कि तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में बुनियादी फर्क किस चीज का है? नॉन करंट एसेट और करंट बुनियादी फर्क किस चीज का है? 12 महीनों का है प्यारे बच्चों। तभी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट भी एटलीस्ट कितने महीने की करनी है हमें? 12 मंथ्स की करनी। क्या यहां तक बात समझ आती है? सबके क्लियर है? तभी गोइंग कंसर्न की असेस कि अगर आप 12 महीने चल गए एटलीस्ट तो आपकी अकाउंटिंग ठीक हो जाएगी, क्लासिफिकेशन ठीक हो जाएगी। तभी असेसमेंट में क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट कितने महीने की करनी है भाई? 12 मंथ्स की करनी है। क्लियर हम सारे यहाँ पे? यार दोस्त वहां पे है जगह? क्लियर है भाई हम सारे यहाँ पे? अच्छा, हमने आइजा नहीं पढ़ा है अभी। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी IAS 1 पढ़ रहे हैं कि जी। और IAS 1 क्या चाहता है? IAS 1 ये कहता है कि हर कंपनी ने क्या करनी है? गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है ताकि डिसाइड कर सके कि एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी। लाइक अगर पीपी है तो हर कंपनी ने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है अगर कोई इम्पेयरमेंट की इंडिकेशंस आइडेंटिफाई हो जाती हैं। अगर आपके पास कोई इनटेंजिबल एसेट है तो आपने तो हर साल लाजमी, अगर आपके पास गुडविल है तो आपने तो हर साल लाजमी इम्पेयरमेंट। तो गोइंग कंसर्न तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर एक इंटेंजिबल एसेट आ रहा है और उस इंटेंजिबल एसेट की इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है तो वहां पे स्टैंडर्ड आपसे ये कह रहा है कि जी हर साल आपने असेसमेंट करनी है। ये तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो यहां तो प्यारे बच्चों आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपने तो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट लाजमी करनी, हर साल करनी। क्लियर हो गया हम सारे? जब आप हर साल गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेंगे तो कुछ मुश्किलात आइडेंटिफाई होंगी। जब मुश्किलात आइडेंटिफाई होंगी तो आपने असेसमेंट करी तो मुश्किलात पता चली, तो आप ये देखेंगे कि मैंने एफएस इस बेसिस पे बनाने हैं या इस बेसिस पे। अगर आपने एफएस इस बेसिस पे बनाने हैं तो आईएएस आपसे कहता है कि आप फाइनेंशियल्स बनाएं इस बेसिस पे चाहे जितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो। पीआईए के करंट लायबिलिटीज एक्सीड करती हैं करंट एसेट्स, पीआईए के लॉसेस है, पीआईए के एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, पीआईए की इक्विटी नेगेटिव है, पीआईए बैंकों को डिफॉल्ट कर चुका है। बैंक जहाज जिनके पैसों का है उनको डिफॉल्ट कर चुका है। जहाज में जो इंजन यूज होता है, जो ऑयल यूज होता है वो किसका?
पीएसओ का पीएसओ को भी डिफॉल्ट कर चुका है। आपने प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड पढ़ा होगा कि एम्प्लॉय 10% की सैलरी एम्प्लॉय की डिडक्ट होती है, 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, वो 10% एम्प्लॉय की भी खा के बैठे हुए, सब कुछ करके बैठे हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्यों? उनकी इंटेंशन है कि हमने इसको बंद नहीं करना, हमने चलाना। लेकिन जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी इवेंट्स और कंडीशन है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर देती है। और IS1 खुद कहता है जितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, एफएस आप किस बेसिस पे बनाए? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। अगर आपकी इंटेंशन है, अगर आप कंपनी चला सकते हैं, फाइनेंशियली वायबल है, फीजिबल है, तो आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे एफएस को बनाए। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करें। ऐसा नहीं पढ़ा है भी, सिर्फ IS1 पढ़ो। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, बच्चों स्टार्ट करें। चलो, आज के सवाल नोट करना है अभी? चले करना, छेती छेती बच्चों।